प्यारे साथियों, आज का हमारा विषय है खाद्य संसाधनों में सुधार, जिसमें से हम फसल उत्पादन में उन्नति के बारे में चर्चा करेंगे। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। हमें इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारी वृद्धि, विकास तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं। हमारे देश की जनसंख्या तकरीबन 1.25 करोड़ से भी अधिक है। फसलों तथा पशुधन की क्षमता को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन द्वारा फसलों तथा श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया गया है। इन क्रांतियों की प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदा का बहुत अधिक उपयोग हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी प्राकृतिक संपदा को हानि होने के अवसर बढ़ गए हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा भी बढ़ गया है। अतः ये बहुत महत्वपूर्ण है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें अधिक प्रयास करने चाहिए। पर्यावरण तथा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को हमें क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। इसलिए कृषि तथा पशुपालन के लिए संपोषणीय प्रणालियों को अपनाना आवश्यक है। केवल फसल उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें गोदामों में संचित करने से ही कुपोषण यानी मैलन्यूट्रिशन तथा भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है। खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर निर्भर करता है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर करती है। इसलिए कृषि क्षेत्र में लोगों को आय भी बढ़ानी चाहिए, जिससे कि भूख की समस्या का समाधान हो सके। कृषि के अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना चाहिए। संपोषणीय जीवन यापन यानी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणालियां अपनानी चाहिए। उदाहरण के लिए पशुधन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि। अब प्रश्न यह है कि हम फसल तथा पशुधन के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। आइए अब हम बात करते हैं फसल उत्पादन में उन्नति के बारे में। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से प्रोटीन प्राप्त होती है। और तेल वाले बीजों जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, सरसों, अलसी तथा सूरजमुखी से हमें आवश्यक वसा प्राप्त होती है। सब्जियां, मसाले तथा फलों से हमें विटामिन तथा खनिज लवण, कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। चारा फसलें जैसे बरसीम, जई अथवा सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियों, तापमान तथा दीप्तिकाल यानी फोटो पीरियड्स की आवश्यकता होती है, जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके और वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सकें। दीप्ति काल सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित होता है। पौधों में पुष्पन तथा वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं खरीफ फसल कहलाती हैं, जो जून से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक होती हैं। कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, जो नवंबर से अप्रैल मास तक होती हैं। इन फसलों को हम रबी फसल कहते हैं। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग तथा उड़द खरीफ फसलें हैं, जबकि गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसलें हैं। भारत में
सन 1952 से सन 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुना वृद्धि हुई है। आइए हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि पैदावार में यह उन्नति कैसे हुई। यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचें तो हम उनको 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है बीज का चुनना, दूसरा फसल की उचित देखभाल तथा तीसरा खेतों में उगी फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से बचाना। इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला है फसल की किस्मों में सुधार, दूसरा फसल उत्पादन प्रबंधन और तीसरा फसल सुरक्षा प्रबंधन। सबसे पहले हम बात करेंगे फसल की किस्मों में सुधार के विषय में। फसलों का उत्पादन अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता या अडेप्टेबिलिटी, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन का चयन प्रजनन द्वारा हम कर सकते हैं। फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डाला जा सकता है। संकरण विधि में विभिन्न अनुवांशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाया जाता है। यह संकरण अंतरा किस्मीय यानी विभिन्न किस्मों में, अंतरा स्पीशीज यानी एक ही जीनस की 2 विभिन्न अथवा अंतरावंशीय यानी विभिन्न जेनरा में हो सकता है। फसल सुधार की दूसरी विधि है ऐच्छिक गुणों वाले जीन का डालना। इसके परिणाम स्वरूप अनुवांशिकीय रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। नए प्रभेदों को अपनाने से पहले यह आवश्यक है कि फसल की किस्म विभिन्न परिस्थितियों में, जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है, अच्छा उत्पादन दे सके। किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित या जर्मिनेट हो सकें। कृषि प्रणालियां तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता तथा पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। चूँकि मौसम परिस्थितियां जैसे सूखा तथा बाढ़ का पूर्वानुमान कठिन होता है, इसलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी हैं जो विविध जलवायु परिस्थितियों में भी उग सकें। इसी प्रकार ऐसी किस्में बनाई गई हैं जो उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सकें। किस्मों में सुधार के लिए कारक हैं उच्च उत्पादन, जिसका अर्थ है प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना। अगला कारक है उन्नत किस्में, यानी कि फसल उत्पादन की गुणवत्ता, प्रत्येक फसल में दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल तथा सब्जियों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला कारक है जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। जैविक कारणों जैसे रोग, कीट तथा निमेटोड तथा अजैविक कारणों जैसे सूखा, क्षारकता, जल क्रांति, गर्मी, ठंड तथा पाला जैसी परिस्थितियां फसल उत्पादन को कम कर सकती हैं। इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं। इसके बाद अगला कारक है परिपक्वन काल में परिवर्तन। फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा होता है। इससे किसान प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकते हैं। कम समय लगने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है। समान परिपक्वन कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है और कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानि कम हो जाती है। अगला कारक है व्यापक अनुकूलता। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होता है। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। अगला कारक है ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, यानी डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त होते हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान
एग्रोनॉमी वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। अब हम बात करेंगे फसल उत्पादन प्रबंधन के बारे में। अन्य कृषि प्रधान देशों के समान भारत में भी कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े बड़े फार्मों तक में होती है। इसलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि, धन, सूचना तथा तकनीकी की उपलब्धता कम अथवा अधिक हो सकती है। संक्षिप्त में, धन अथवा आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योगदान, उच्च निवेश तथा फसल उत्पादन में बहुत ही गहरा सहसंबंध है। इस प्रकार किसान की लागत क्षमता फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों को निर्धारित करती है। इसलिए उत्पादन प्रणालियां भी विभिन्न स्तर की हो सकती हैं। बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन तथा अधिक लागत उत्पादन प्रणालियां इनमें सम्मिलित हैं। अब हम बात करेंगे पोषक प्रबंधन के बारे में। जैसे हमें अपने विकास के लिए, वृद्धि के लिए तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधों के लिए 16 पोषक पदार्थ आवश्यक हैं। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं शेष 13 पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन 13 पोषकों में से 6 की अधिक मात्रा चाहिए, इसलिए इन्हें हम वृहत पोषक यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। शेष 7 पोषकों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए इन्हें हम सूक्ष्म पोषक यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या वृहत पोषक हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सल्फर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक हैं आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे खाद या मैन्योर की। खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन यानी डिकम्पोजिशन से तैयार किया जाता है। खाद मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। पानी को रखने की क्षमता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता। खाद के बनाने में हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं। इससे उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होती तथा इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलता है। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थों के उपयोगों के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन तथा मलमूत्र, गोबर आदि, सब्जी के छिलके एवं कचरा, जानवरों द्वारा परित्यक्त चारे, घरेलू कचरे, सीवेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गहराई में विलगित यानी डिस्पोज करते हैं। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निरस्तीकरण यानी डीकम्पोजिशन की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। दूसरा प्रकार है हरी खाद। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग अथवा ग्वार आदि उगा देते हैं और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है।
ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। अगला प्रकार है उर्वरक या फर्टिलाइज़र। उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक हैं। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि यानी वेजिटेटिव डेवलपमेंट होता है और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उपयोग होता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे पड़ते हैं। उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए और उसके सदुपयोग के लिए उसकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय तथा उर्वरक देने से पहले तथा उसके बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए कभी कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह जाते हैं और पौधे उसका पूरा अवशोषण नहीं कर पाते। उर्वरक की ये अधिक मात्रा जल प्रदूषण का कारण होती है। उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती तथा इससे सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध हो जाता है। उर्वरकों के उपयोग द्वारा फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है, परंतु यह मृदा की उर्वरता को कुछ समय पश्चात हानि पहुंचाने लगते हैं, जबकि खाद उपयोग के लाभ दीर्घकालिक यानी लॉन्ग लास्टिक हैं। कार्बनिक खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी यानी पेस्टिसाइड्स, शाकनाशी यानी वीडीसाइड्स आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। इस पद्धति में अधिकाधिक कार्बनिक खाद, कृषि अपशिष्ट जैसे कि पुआल तथा पशुधन के पुनर्चक्रण, जैविक कारक जैसे कि नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन अलगी के संवर्धन, जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग किए जाते हैं। नीम की पत्तियों तथा हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के रूप में खाद्य संग्रहण में प्रयोग किया जाता है। कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र आवश्यक हैं। ये फसल तंत्र कीट, पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। अब हम बात करेंगे सिंचाई या इरिगेशन की। भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है, अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने तथा वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है। कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम हो जाता है। फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसलिए अधिकाधिक कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। पानी की कमी अथवा वर्षा की अनियमितता के कारण सूखा भी हो सकता है। वर्षा पर आधारित कृषि को सूखे से बहुत हानि होती है, विशेषतः उन क्षेत्रों में जहां पर किसान फसल उत्पादन में सिंचाई का उपयोग नहीं करते और केवल वर्षा पर ही निर्भर करते हैं। हल्की मृदाओं में पानी को संचित रखने की क्षमता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। इसलिए जिन क्षेत्रों में हल्की मृदा होती है वहां पर सूखे के कारण फसलों की बहुत हानि होती है। वैज्ञानिकों ने कुछ फसलों की ऐसी किस्में तैयार कर ली हैं जो सूखे की स्थिति को सहन कर सकती हैं। भारत में अनेक पानी के स्रोत हैं और विभिन्न प्रकार की जलवायु है। इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के सिंचाई की विधियां पानी के स्रोत की मौजूदगी के आधार पर अपनाई जाती हैं। इन स्रोतों के कुछ उदाहरण हैं कुएं, नहरें, नदियां तथा तालाब। हम बात करेंगे कुएं यानी कि वेल्स के बारे में। कुएं प्रायः दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएं तथा नलकूप। खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है। नलकूप में पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे नहरों के बारे में। यह सिंचाई का एक बहुत विस्तृत तथा व्यापक तंत्र है। इनमें पानी एक या अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है।
मुख्य नहर से शाखाएं निकलती हैं जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती हैं। अगला प्रकार है नदी जल उठाव प्रणाली यानी रिवर लिफ्ट सिस्टम। जिन क्षेत्रों में जलाशयों में कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित अथवा अपर्याप्त होता है, वहाँ जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी रहती है। नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जा सकता है। अगला स्रोत है तालाब। छोटे जलाशयों जो छोटे क्षेत्रों में बहते हुए पानी का संग्रह करते हैं, तालाब का रूप ले लेते हैं। कृषि में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियां जैसे वर्षा के पानी का संग्रहण तथा जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए छोटे बांध बनाने होते हैं जिससे कि भूमि के नीचे जल स्तर बढ़ जाए। यह छोटे बांध वर्षा के पानी को बहने से रोकते हैं तथा मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। अगली बात जो हम करेंगे वो है फसल पैटर्न के बारे में। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग किया जा सकता है। मिश्रित फसल में 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाया जाता है। जैसे कि हम गेहूं चना अथवा गेहूं सरसों अथवा मूंगफली सूर्यमुखी को एक साथ उगा सकते हैं। इससे हानि होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने यानी कि अगर कोई एक फसल नष्ट भी हो गई तो भी फसल की जो उत्पादन क्षमता है वो कम नहीं होती और एटलीस्ट एक फसल पाने की आशा बनी रहती है। अंतरा फसलीकरण यानी कि इंटरक्रॉपिंग में 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में ऐसे पैटर्न पर उगाया जाता है कि कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर यानी पैरेलल में स्थित दूसरी पंक्ति में दूसरे प्रकार की फसल को उगाया जाता है। इसके उदाहरण हैं सोयाबीन, मक्का, बाजरा, लोबिया आदि। फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हों, जिससे पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। इस विधि द्वारा पीड़क यानी पेस्ट्स व रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। इस प्रकार दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को हम फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन कहते हैं। परिपक्वन काल यानी मैच्योरिटी पीरियड के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए, यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 अथवा 3 फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। अब जो अगला विषय है वो है फसल सुरक्षा प्रबंधन यानी क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। खेतों में फसल खरपतवार, कीट पीड़क यानी कि इंसेक्ट पेस्ट तथा रोगों से प्रभावित होती है। यदि समय रहते खरपतवार तथा पीड़कों को नियंत्रित नहीं किया जाए तो फसलों को बहुत हानि हो सकती है। खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं गोखरू, गाजर घास यानी कि पार्थेनियम व मोथा। ये खरपतवार भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए जो फसलें हैं उनके साथ स्पर्धा करते हैं यानी कंपटीशन करते हैं। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं जिससे फसलों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अधिक पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार को खेतों में से निकाल देना चाहिए। आमतौर से कीट पीड़क यानी इंसेक्ट पेस्ट 3 प्रकार से पौधों पर आक्रमण करते हैं। ये मूल यानी जड़, तना यानी कि स्टेम तथा पत्तियों को काट देते हैं। ये पौधों के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस को चूस लेते हैं तथा ये तने तथा फलों में छिद्र कर देते हैं। इस प्रकार ये फसल को खराब कर देते हैं और फसल उत्पादन कम हो जाता है। पौधों में रोग बैक्टीरिया, कवक यानी फंगस तथा वायरस जैसे रोग कारकों द्वारा होता है। ये मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं
और इन माध्यमों द्वारा ही पौधों में फैल जाते हैं। खरपतवार, कीट तथा रोगों पर नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित विधि पीड़कनाशी रसायन यानी केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना है। इसके अंतर्गत शाकनाशी, कीटनाशी तथा कवकनाशी आते हैं। इन रसायनों को फसल के पौधों पर छिड़कते हैं अथवा बीज और मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन इनके अधिकाधिक उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि ये कई पौधों तथा जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण बन जाते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवार को हटाना भी एक विधि है। निरोधक विधियां जैसे समय पर फसल उगाना, उचित क्यारियां तैयार करना, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्मकाल में हल से जुताई कुछ निरोधक विधियां हैं। इस विधि में खरपतवार तथा पीड़कों को नष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में गहराई तक हल चलाया जाता है। साथियों, अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे। जुलाई अथवा अगस्त के महीने में खरपतवार से ग्रसित किसी खेत का ऑब्जर्वेशन कीजिए। खेत में स्थित खरपतवार तथा कीट पीड़कों की एक लिस्ट बनाइए। अब हम बात करेंगे अनाज के भंडारण यानी कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के बारे में। कृषि उत्पाद के भंडारण में बहुत हानि हो सकती है। इस हानि के जैविक कारक कीट, कृंतक यानी चूहे, कवक, चिंचड़ी तथा जीवाणु हैं तथा इस हानि के अजैविक कारण भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव है। ये कारक उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं तथा अंकुरण करने की क्षमता कम कर देते हैं, उत्पाद को बदरंग कर देते हैं। ये सब लक्षण बाजार में उत्पाद की कीमत को कम कर देते हैं। इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार और भंडारण का प्रबंधन होना चाहिए। निरोधक तथा नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाता है। भंडारण से पहले उत्पाद की नियंत्रित सफाई, अच्छी तरह सुखाना, पहले सूर्य के प्रकाश में और फिर छाया में तथा धुएं का उपयोग करना जिससे कि पीड़क मर जाएं, सम्मिलित है। अब हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। अनाज, दाल तथा तिलहन के बीजों को एकत्रित कीजिए तथा उनके उगाने तथा कटाई की ऋतुओं के बारे में बात कीजिए। तो साथियों, हमने आज जिन विषयों पर चर्चा की, एक बार उनका पुनरावलोकन करते हैं। फसल के लिए कुल 16 पोषक आवश्यक हैं। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं मिट्टी से शेष 13 पोषक प्राप्त होते हैं। इन 13 पोषकों में से 6 पोषकों की मात्रा अधिक चाहिए, इसलिए इन्हें हम वृहत पोषक कहते हैं। शेष 7 पोषक कम मात्रा में चाहिए, जिन्हें हम सूक्ष्म पोषक कहते हैं। फसल के लिए पोषकों के मुख्य स्रोत खाद तथा उर्वरक हैं। कार्बनिक कृषि प्रणालियों में उर्वरकों, पीड़कनाशकों तथा शाकनाशकों का निम्नतम या बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है। इन प्रणालियों में स्वस्थ फसल तंत्र के साथ कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम उपयोग होता है। एक विशेष फार्म में फसल उत्पादन तथा पशुपालन आदि में बढ़ावा देने वाली खेती को मिश्रित खेती तंत्र कहते हैं। मिश्रित फसल में 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाया जाता है। 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को अंतरा फसलीकरण कहते हैं। एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाएं तो इसे हम फसल चक्र कहते हैं। उच्च उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता, जैविक व अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता, अल्प परिपक्वन काल तथा बदलती परिस्थितियों के लिए अनुकूल तथा ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण के लिए नस्ल सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ ही मैं आज के इस विषय को यहीं पे समापन करूंगी। आपके साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।